नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। कल मैं देख रहा था वज़ीर आज़म अवाम के साथ गुफ्तगू शनीद कर रहे थे, तो वो टेलीफोन आ रहे थे लोगों के, लोग मुख्तलिफ अपनी शिकायत बयान कर रहे थे। एक खातून ने पूछ लिया कि खान साहब अब घबराने की इजाज़त है। वैसे ये मैं बता दूं, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे ये अभी भी फिक्स था। वैसे बोलना नहीं, अच्छा नहीं, अभी भी फिक्स था यार, मुझे सब पता है, देखो अंदर की बात। लेकिन बात यह कि उन्होंने लोगों के दिल की आवाज़ कोशिश की कि खान साहब तक पहुंचा सकें, और वो एक अच्छी चीज़ की उन्होंने। ये सब चीज़ें पहले से ज़ाहिर बात है प्री रिकॉर्डेड होगा सब कुछ, खान साहब ने लाइव सुना होगा। लेकिन मेन एम ये है कि ये ना इखलाकी तौर पे लोगों को चेक किया होगा कि यार सही से लोग बात करें। खान साहब भी ज़ाहिर बात है समझ पा रहे थे, उन्होंने भी बताया कि महंगाई की वजह से। लेकिन खान साहब ये चीज़ें महसूस की जा सकती हैं सर, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा सर। असल में बात यह है कि मैं भी जो था ना थोड़ा पहले बर्गर पप्पू टाइप बैकग्राउंड का बंदा था, मुझे इन चीज़ों का ना सर पता नहीं था। फिर दुनिया के मैंने धक्के खाए, घाट घाट का पानी पिया, पाकिस्तानियों के हाथ लगे तो बड़े गड़बड़ होते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, हमारे लोग जो है ना बिल्कुल सही लोग नहीं है, ये मैं आपको क्लियर बात कर रहा हूँ, मीडिया पे कहता हूँ, पूरी दुनिया सुने, मुझे इसकी परवाह नहीं। हमारे लोग ठीक नहीं है। मैं बता दूँ, मैं सारे दुनिया के ममालिक में गया हूँ, सारे तो नहीं, बहुत सारे ममालिक में घूमा हूँ। खान साहब तो मुझसे भी ज़्यादा घूमे होंगे, लेकिन ज़ाहिर बात है तो एलिट क्लास में घूमे, मैं तो खैर आवामुन्नास में घूमा हूँ ज़्यादा। तो लोग जो है ना दुनिया के, वो ऐसे नहीं कि अच्छे बुरे लोग नहीं होते। अमेरिका में भी आप जाएँ बुरे लोग होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं। बरतानिया में भी जाएँ तो बुरे लोग होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं। यूरोप में जहाँ घूमें वहाँ पे अच्छे बुरे लोग आपको मिलेंगे। आप ये अरब ममालिक में जाएँ तो आपको बुरे अच्छे लोग मिलेंगे, ऐसा होगा। लेकिन पाकिस्तान में जो है ना, बुरा ना मानना, इस पर तो पूरी कौम मेरे खिलाफ खड़ी हो जाएगी। लेकिन मैं क्लियर बात करता हूँ, सच्ची बात करता हूँ यार। खान साहब कहते हैं मैं ऑफिस नहीं जा रहा, मैं जिहाद लड़ने जा रहा हूँ। तो खान साहब असल में आप तो शायद जिहाद लड़ने नहीं जाते, मैं तो छोटा सा बंदा हूँ, मैं ऑफिस नहीं आता, मैं जिहाद लड़ने आता हूँ। मैं सच बोल देता हूँ, हमारी कौम में बुरे लोगों का तनासुब ज्यादा है, अच्छे लोगों का तनासुब कम है। खान साहब ये एक फैक्ट है। ऐसे मुल्क को चलाना आसान नहीं है। दावा तो आपने कर दिया, हम कर लेंगे, हम जीतेंगे, हम ये वो, लेकिन असल में हम अपनी क्रिकेट टीम जैसे ही हैं, हवा निकल जाती है हमारी एंड टाइम के ऊपर, जब हमारी जरूरत होती है हम हार जाते हैं। और ये हमारा प्रॉब्लम है। नहीं, मैं थोड़ा दिल जलाऊं, मैं बड़ी फैक्ट बात करता हूं यार, क्योंकि मैंने धक्के खाए हुए हैं। मैं इसके बावजूद कि अच्छे फैमिली बैकग्राउंड का आदमी हूं, मैं सेल्फ मेड हूं। मैं आपको ये बात बता सकता हूं कि मेरे अपने मुशाहिदे में एक चीज़ ये है कि बुरे लोगों का तनासुब पाकिस्तान में ज़्यादा, अच्छे लोगों का कम है। दूसरा ये जो चीज़ हमारे मुल्क को ख़त्म कर गई, आप कहेंगे इकोनॉमिक्स के प्रोग्राम में बात कर दी, एक हसद, दूसरा जादू। हमारी कौम हसद बहुत करती है और जादू बहुत करती है, और जो इसे मजाक समझते हैं दीवार पे पढ़ लें किस किस नेचर और किस किस नोयत का जादू हमारे मुल्क के अंदर किया जा रहा है। जिस गली में आप चले जाएं, एक आपको कमजोरी का इलाज के डॉक्टर बहुत मिलेंगे, और दूसरा जो है ना, आपको फिर भी कौम इतनी कमजोर है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इनके साथ, और दूसरा आपको जादूगर बहुत मिलेंगे इस कौम में सर, जादूगर। और हसद हमारी ऐसी है सर, हम पत्थर को देख लें पत्थर टूट जाता है। तो खैर आगे चलते हैं, आज के मौजू की जाने बातें हैं। तुम लोग मुझे देखो कितनी बातें करते हो आप लोग, मुझे बात ही नहीं करने देते। तो यहाँ पे मेरे साथ माजरत बहुत ही आम शामिल गुफ्तगू होंगे, उनका तारुफ भी कराता चलूँ। जनाब शकील रामे साहब बहुत मारूफ मईशतदान है, वेलकम करता हूँ सर आपको शो में। और शकील रामे की जानिब मैं जाता हूँ, लेकिन मैं पहले जानने की कोशिश करता हूँ कि जनाब वाला हमारे मुल्क की नई माशी टीम तश्कील दी गई है। खान साहब ने इस टीम के अंदर खुद को चेयरमैन बनाया। यह काम अच्छा किया है, क्योंकि खान साहब को डायरेक्टली चीज़ों को देखना चाहिए था, और यह बड़ा अच्छा है कि खान साहब खुद चेयरमैन बने। शकील साहब को मेरी आवाज़ जा रही है, तो आगाज़ करते हैं गुफ्तगू का। शकील साहब, सबसे पहले तो आपको वेलकम करता हूँ शो में। सर तश्कील मुख्तसरन बता रहा था, मैंने कहा आपका चेहरा पढ़ पढ़ के देखूंगा कि कौन सा नाम अच्छा और कौन सा नाम बुरा है। सिर्फ नाम पढ़ूंगा, करूंगा कुछ भी नहीं, ठीक है? फिर आपका तज्जिया लूंगा। खान साहब हो गए चेयरमैन, हमाद अजहर साहब हो गए वक्ती तौर पे वाइस चेयरमैन, कुछ पता नहीं कब बदल जाए उनका, कुछ मैं कह नहीं सकता। अच्छा, इसके बाद आ गए आबिद सुलेरी साहब, वो तो आप भी जानते हैं, जगह नाइस बंदा, आबिद सुलेरी नाइस बंदा, सबके साथ चल सकता है। आरिफ हबीब साहब हैं, मुल्क के मारूफ, मैं कहूँगा कि सरमायाकार भी हैं और अब तो सनतकार भी बन गए हैं। फिर आसिफ कुरैशी साहब, मैं नहीं जानता। एजाज नबी साहब, मैं नहीं जानता।
फारूक रहमतुल्लाह साहब हैं, जाहिर बात है उनका, जाहिर बात है ताजिर सनतकार बिरादरी के अंदर आप लोगों को नाम तो सुनते रहते हैं। मोहम्मद अली तब्बा साहब हैं, लक्की नहीं, लक्की इनके ग्रुप का नाम वो है, और लक्की वाले हैं ये, अच्छा फलाई काम भी करते हैं। और इसके अलावा इनकी इंडस्ट्री पाकिस्तान के सबसे बड़े बिजनेस टाइकॉन्स में से हैं। डॉक्टर राशिद अमजद मशहूर होंगे, मैं कम अकल आदमी हूँ, मुझे नहीं पता। डॉक्टर सलमान शाह, मिस्टर सलमान शाह लिख दिया डॉक्टर सलमान शाह को, चले खैर यह बंदा एक ही होना चाहिए, ये नहीं पता लगे मिस्टर सलमान शाह और है डॉक्टर सलमान शाह और है। मिस्टर शौकत तरीन, इनका बैंक भी चेयरमैन भी बैंक के और पाकिस्तान के साबिक फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, आगे तारीफ नहीं चाहिए। उसके अलावा आपा शमशादा, डॉक्टर शमशाद अख्तर साबिक गवर्नर स्टेट बैंक, इनके दौर में कौन सा कोई इन्होंने तीर मार लिया था जो अब तीर मार लेंगी। खैर सुल्तान अलाना साहब, ऑफ कोर्स ही इज़ ऑल्सो सरमायाकारी बैंकारी का बड़ा नाम। और सलीम रज़ा साहब साबिक गवर्नर स्टेट बैंक, और जैद अली मोहम्मद, सॉरी मैं नहीं पछाड़िया, मैं कम अकल। खैर आगे चलते हैं। शकील रामे साहब बड़ा बेहतरीन किस्म का सर मुरक्कब तैयार किया, पहले देखें नाम आबिद सलेरी साहब का लिखा, ये बात मैं आपको बता दूं। खैर अब आगे चलते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, अब ये क्या नई गिद्दड़ सिंगी होगी, कौन सा नया रॉकेट तैयार होगा जो हमें मरीख तक लेकर जाएगा मईशत को पाकिस्तान की, जरा उसके ऊपर रोशनी डालें। सर देखें, जो कमेटी में नाम है ये सारे के सारे बड़े वेल नोन हैं, इन्होंने एक अरसा गुजारा हुआ इकोनॉमिक्स में। जी जी, मसलन डॉक्टर राशिद अमजद साहब हैं, ये पार्टी में बड़ी देर रहे हैं और बड़ा अच्छा काम है इनका लेबर पे भी और दूसरी चीज इश्यूज पे। अब याद आ गया, याद आ गया, बड़ा अच्छा निस्बत से। ये हैं शमशाद अख्तर साहबा हैं, ये इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बहुत काम किया है, और जिस पाकिस्तान में शायद इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत उसकी है। मैंने डॉक्टर सलेरी साहब आप बेहतर जानते हैं, तो उसका भी तो काफी सारे अच्छे नाम है। मगर एक चीज जो मेरे लिए हैरान कुन है कि इसमें 2 स्टेट बैंक के एक्स गवर्नर्स आ गए। जी जी जी, तो इसका मतलब ये है कि मेरा लगता है कि खान साहब महंगाई के से काफी परेशान है। सो वो जानना चाहते हैं कि हम महंगाई को कैसे कंट्रोल करें। सर मैं माजरत लुकमा आपके साथ थोड़ी सी वो है, क्या नाम है, बेबाकी है, लुकमा सर ये महंगाई कम करना चाहते हैं। ये आपा शमशादा के दौर में महंगाई जो थी वो डबल डिजिट थी। शौकत तरीन साहब ने दुनिया का हर रिकॉर्ड तोड़ दिया महंगाई का। सर मैं आपको बता देता हूं, डबल डिजिट ही नहीं थी, बल्कि पीपल पार्टी के दौर में मेरे ख्याल 20% से ज्यादा इन्फ्लेशन थी। आप बेहतर उस्ताद हैं, आप बेहतर जानते होंगे। सलीम रजा साहब अली रजा साहब के भाई हैं, ये उनकी बहुत नाइस बंदे, मुझे बहुत लाइक करते हैं, शाम को वॉक पे दिखा करते थे रेगुलर। लेकिन मैं वैसे बता रहा हूं कि सलीम रजा साहब के दौर में भी कोई महंगाई कोई इतनी कंट्रोल नहीं हुई। ये मैं वैसे आपको, मैं सर माजरत सर लुकमा आपके साथ बेबाकी है, आपने महंगाई के कंट्रोल पे बात की तो मैंने लुकमा दे दी, सॉरी। देखें बात ये है अली नासर साहब, जो कि सिचुएशन होती है ना उसके मुताबिक आपकी महंगाई होती है। बस शौकत तरीन साहब रहंदा जी पीपल्स पार्टी के दौर में वजीर खजाना रहे हैं, जी जी, तब महंगाई बहुत ज्यादा थी, मगर उसकी उस वक्त जो पोलिटिकल इकोनॉमी थी हमें उसको समझने की जरूरत है। एक तो यह है कि उस वक्त पाकिस्तान वार ऑन टेरर के थ्रू जा रहा था, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट हमारी जो कि बिल्कुल खत्म हो गई थी। इवन हमारा जो लोकल इन्वेस्टर था वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं था वार ऑन टेरर की वजह से। दूसरा, उससे पहले ही हम ये हमारा अर्थक्वेक आया था। फिर 2010 में हमारे इतना बड़ा सैलाब आया था इस मुल्क में जो कि दुनिया की तारीख में कभी नहीं आया, जिसकी वजह से 1/5 ऑफ कंट्री हमारा अंडर था। इसी तरह हम देखें, हम जो चीजें दिखाना चाह रहे हैं इस वक्त, जो मुझे अभी इस चीज में बात कंटिन्यू करने देंगे तो मैं आपको चीजें सर मैं एक छोटी सी ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद वापस आऊंगा, फिर मैं आपके दावा करके जाऊंगा, मैं आपको खाना खिलाऊंगा अगर इस टीम ने कुछ भी डिलीवर किया। अगले साल तक देख लेते हैं, बल्कि इस बजट तक ही आप देख लीजिएगा, ये टीम कुछ भी डिलीवर नहीं करेगी सिवाय इमरान खान साहब के और हमाद अजहर साहब के। बाकी इनमें से कोई भी बंदा कुछ भी डिलीवर नहीं कर पाएगा। यहां पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर गुफ्तगू जारी रखेंगे। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम सीधा शकील रामे साहब की जानिब जाते ताकि वो अपनी बात को मुकम्मल कर सकें। जनाब ब्रेक पे जाने से पहले आप बता रहे थे कि टीम के अंदर अच्छे अफराद मौजूद हैं, सिचुएशनल इश्यूज़ हैं जो कि पहले आपने एड्रेस किए और उस दौर का आपने बताया कि जहाँ बड़ा सैलाब आया था। जी शकील साहब। अच्छा शकील रामे साहब के साथ दोबारा से रब्ता हम कोशिश करते हैं बहाल करें।
मैं ये बताता चलूँ कि ये जो लोग टीम के अंदर मौजूद हैं ना, खान साहब माजरत बुरा ना मानिएगा, मैं आई लव यू इमरान खान, लेकिन इशू ये है कि ये लोग अच्छे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। पाकिस्तान में मैं तो यही कहता हूँ दो ही बुरे लोग हैं, एक मैं और एक माविशियात, बाकी पाकिस्तान तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये है कि ये जो बंदे सर आपने रखे हैं महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, ये सर इनके दौर के अंदर महंगाई बहुत ज़्यादा थी। मतलब ये कि जो आपने भी बताया, अभी फाजिल मेहमान भी बता रहे थे, स्टेट बैंक के गवर्नर हैं, एक साबिक फाइनेंस मिनिस्टर, दो फाइनेंस मिनिस्टर, साबिक फाइनेंस मिनिस्टर। तो मेन इशू ये है कि हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि ये महंगाई को कंट्रोल करने के लिए अगर इसे बनाया गया तो मेरा नहीं ख्याल कि ये लोग महंगाई कंट्रोल कर सकेंगे। शकील साहब की जानिब दोबारा से वापस जाते हैं, लेकिन इन्होंने ये जवाब पेश किया था कि बेसिकली इट इज सिचुएशनल, एट दैट टाइम देयर वर सम इश्यूज। मैं चाहूँगा आप अपनी बात को मुकम्मल करें तफसीली तौर पर। देखें, ये तो एक डिमेंशन थी जो कि इस एडवाइजरी काउंसिल को बनाने का है कि जिसमें महंगाई को भी वो बहुत ज़्यादा वेटेज दे रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जो बाकी लोग हैं वो डिफरेंट शोबा यानी कि इकोनॉमिक्स के शोबों से तल्लुक़ रखते हैं। अब वो उनको देखना पड़ेगा कि उनकी अब ये परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। परफॉर्मेंस जो है एडवाइजरी काउंसिल की वो डिपेंड करेगी कि गवर्नमेंट इसकी कितनी हद तक इसकी सिफारिशात को कंसिडर करती है। अब अगर तो ये इसको सिर्फ ये बना दिया कि ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के लोग हमने बैठा दिए हैं, अब सब ठीक हो जाएगा, ऐसे ठीक नहीं होगा। अब ये देखना पड़ेगा कि जब मतलब देखें ना, अब इनके ऑलरेडी लिखा हुआ है, इन्होंने बहुत ज्यादा लिखा हुआ कैसे हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता है, डिफरेंट पॉलिसीज। मगर जो दो अहम नुकते हैं जो कि मैं इस एडवाइजरी काउंसिल के बारे में उठाना चाहता हूँ, वो मैं आपके गोशगुजार कर देता हूँ। देखिए, बेसिकली हम एग्रीकल्चर इकोनॉमी है हमारी, इस पूरी मुझे नहीं लगता कि कोई एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट आपने बैठाया है कि या फार्मर बैठाया है कि जो बता सके कि जी एग्रीकल्चर के क्या मसाइल हैं। अब देखें कि हम जितनी मर्जी बात करें, हम इस्लामाबाद में बैठ के रिसर्च रिपोर्ट बना देते हैं जी एग्रीकल्चर ऐसे कर दें, पर हम नहीं जानते कि हमारे 2 एकड़ वाला 1 एकड़ वाले फार्मर के मसाइल क्या है, बहुत जरूरी, कि हमारी टारगेटेड सब्सिडी का उनके लिए क्या मतलब है। अब देखेंगे, अब जो हमें सब्सिडी देते हैं वो ब्लैंकेट होती है। अब जो 2 एकड़ वाला है जो कि मिलियंस में है, जिनका नंबर फार्मर्स का, या 1 एकड़ वाला वो भी मिलियंस में है। अब वो जो होता है जो कि 2000 रुपए की वो बैग तो खरीद नहीं सकता, फिर जो सब्सिडी का फायदा कौन उठाता है? बड़ा फार्मर। अब देखिए, आप इसको रिवाइज करें, आप देखें आपने टारगेटेड सब्सिडी का मतलब क्या है, आपने आइडेंटिफाई करना, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दें, जो कि छोटा है, जो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, जो गुर्बत में भी है, उसमें बहुत सारे मसाइल है। एक चीज। दूसरा, अब देखना ये पड़ेगा कि सर माजरत के साथ एक गुजारिश थी आपसे, इसमें डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट कौन है? ये आपने बताया कि राशिद साहब बुनियादी तौर पे शायद डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट उनको लिया जा सकता है। तो एक गरीब मुल्क है हम, रूरल इकोनॉमी की आपने बात की। जी जी, आप देखिए शमशाद अख्तर साहिबा का भी फिस्कल कानून में बहुत बड़ा काम है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इंटरनेशनल यूएन के इंस्टीट्यूशन को एशिया पैसिफिक में हेड करके आई हैं। शी हैज वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट। और फिर जो कि एसडीपीआई का अदारा है, अदारे के तौर पर ये काफी सारा काम करता है, और डॉक्टर आबद इज देयर, तो ये भी एक साइन है। जो मैं दूसरी बात करना चाहता था, देखिए अब इसमें हमने जो ऑफिशियल गवर्नमेंट कमेटी बनाई, जहाँ इसमें ऑफिशियल मेंबर भी या नॉन ऑफिशियल, इसमें मेरा ख्याल कहता है सी पैक के भी लोग होने चाहिए थे चाइना के लिए। Yes. क्योंकि इस वक्त जो हमारी इकोनॉमी का जो मेजर थ्रस्ट है वो सी पैक पे डिपेंडेंट है। लेकिन वो तो बंद नहीं कर दिया, आपस की बात है, वो तो बंद कर दिया। हम ही शोर मचा रहे हैं, आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं, वरना ये तो बात ही नहीं कर रहे। ओ नहीं, ये गलत बात है, ये बहुत किसी ने मिस इन्फॉर्मेशन का। मेरा सी पैक पे बहुत ज्यादा काम है, मैं डे टू डे उसकी अपडेट्स पे रहता हूँ कि क्या हो रहा है, क्या। अच्छा, आप सच एक बात बतानी, आपने जो आई थी एक अकेला मैं ही हूं जो बार बार सीपैक पे प्रोग्राम करता है। आप कोई और एंकर बताएं जिसने सीपैक पे प्रोग्राम किया हो पिछले 6 महीने के अंदर? बहुत कम हुए होंगे। हाँ, पीटीवी का तो वो प्रोग्राम वो बच्चे देखते हैं ना जिनको घर में जो बदतमीजी करते हैं, फिर मम्मी पापा बिठा देते हैं, चल भाई वेख सरकारी चैनल। लेकिन ये कि उसके अलावा आप बताएं कौन सा बंदा कर रहा है? मतीन हैदर साहब के साथ किया उस प्रोग्राम, मेरे साथ महताब हैदर साहब भी थे, उसमें मखदूम शाहबुद्दीन साहब भी थे, तो और भी लोग करते हैं। मगर आपका जो है कि हर प्रोग्राम में आप कोई ना कोई चुटकी काट जाते हैं। हाँ, मैं करता हूं। तो एक चीज जो है कि क्या कहते हैं कि तो ये हर प्रोग्राम में आप कोई ना कोई बात कर जाते हैं। मेरा कहने का मतलब है सी पैक पे आप कंटिन्यूसली रखते हैं। आप देखें, सी पैक पे बहुत काम हो रहा है, अब उसको मजीद स्पीड अप करने की जरूरत है, जिसके लिए हमें सी पैक का जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है उसको बहुत स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, सी पैक अथॉरिटी को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। अब उधर से कोई बंदा इस कमेटी में होना चाहिए था,
लाजमी। या आप तो उनको एक्सपर्ट में प्राइवेट मेंबर्स में लें जो कि आपको सीपैक चाइना रिलेशन पे बता सके कि हो क्या रहा है क्या नहीं हो रहा है, या आप उसमें यानी कि ऑफिशियल मेंबर्स में लें। ऑफिशियल में लें तो ज़्यादा बेहतर है कि उन सबको अपडेट मिलता रहे। तो अब ये दो चीज़ों को मेरा ख्याल करता है इस कमेटी की कंपोजिशन में उनको कंसिडर करना चाहिए, कि इसमें बनाना चाहिए, क्योंकि ये दो एरिया हैं जो कि इस वक्त आपकी इकोनॉमी को देखिए सीपैक तो रियल बूस्ट दे रहा है। आपने कल पढ़ी होगी खबर कि जो कि स्टील मिल लगना शुरू होगी या रशियाई में उसके फर्स्ट फेज में। इसके अलावा ML1 पे काम हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है, उसका बस अभी थोड़े फिर डैम्स बनने शुरू हो गए हैं, बहुत कुछ और भी इसके साथ चल रहा है। तो उसका यानी कि हमें ये सीपैक रियल थ्रस्ट दे रहा है। और जो एग्रीकल्चर है वो हमारा सोल्यूशन है, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए हमें इकोनॉमी को। इसमें जो आपने एग्रीकल्चर की बात की, इसके साथ साथ रूरल डेवलपमेंट को भी सर जोड़ दें कि एग्रीकल्चर तो है ही है, लेकिन रूरल डेवलपमेंट जब आप एग्रीकल्चर को बात करेंगे ना, हाँ जी, जब आप बात देखें ना, रूरल डेवलपमेंट के एक्सपर्ट इसमें ऑलरेडी कुछ लोग हैं, मगर इसमें मैं ये बात कह रहा हूँ कि इसमें अगर आप एग्रीकल्चर की बात करेंगे, अल्टीमेटली यू आर फोकसिंग क्या कहते हैं कि रूरल डेवलपमेंट, क्योंकि जो कि फार्मिंग कम्युनिटी है वही डोमिनेट करती है रूरल एरियाज को। अब देखें ना कि दौर होता था कि जो फार्मिंग के यानी कि नाम फार्मिंग कम्युनिटी वो काफी रहती थी गांव में, वो इनको आलात बना के देते थे या मुख्तलिफ किस्म के काम करते थे, मगर अब वो कम्युनिटी काफी तक मूव करना शुरू हो गया है शहरों की तरफ, क्योंकि अब इसमें यानी कि वो उनके लिए उतनी अट्रैक्शन नहीं बची कि वो काम कर सकें। अब उनको यानी कि मूव होना शुरू हो गए हैं वो इंडस्ट्री की तरफ या इस तरफ। तो रूरल इकोनॉमी में डेफिनेटली वो उस बंदे को रूरल इकोनॉमी की भी समझ होगी जो कि एग्रीकल्चर की बात कर रहा होगा। अच्छा, तो इसमें अंडर 40 इयर्स ओल्ड कौन है शकील साहब? इस ग्रुप के अंदर 40 साल से कम उम्र का आदमी कौन है? ये तो यूथ की हुकूमत है ना, बंदा केड़ा है जो अभी तक सीनियर सिटीजन के शोबे में ना आता हो, ऐसा बंदा बताएं इसमें। अच्छा, आप मुझसे ये पूछना चाहते हैं किसका 40 साल से कम तजुर्बा है? 40 साल से कम उम्र है। तजुर्बा और उम्र के अंदर बहुत बड़ा फर्क है, वो किसी दिन आपको बताऊंगा, हमारे एक बुजुर्ग बताते थे। लेकिन इसमें कौन है जो, अच्छा ये बताएं, इसमें कौन बंदा है जो सीनियर सिटीजन या रिटायर बंदा नहीं है? कोई ऐसा बंदा बताएं जो रिटायर बंदा ना हो, जो कि हाजिर सर्विस कहीं नौकरी पे लग सकता हो। हमाद अजहर साहब है, मेरा ख्याल कहता है वो सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में शायद फाल नहीं करते, ठीक है, जो हमारे वजीर खजाना है। तो उसके अलावा सब है, देखिए फिर उसके माने ये है कि ये सब सीनियर सिटीजन हैं। और देखिए बात ये है, देखिए बात पता क्या है, हमें जो फंडामेंटली अगर आप मुझे पूछना चाहते हैं ना कि इकोनॉमी चेंज कैसे होगी, इकोनॉमी अगर चेंज आपने देखनी है तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा अली नासर साहब कि किसी दिन कायदे आजम की एक तकरीर है कि जो उन्होंने स्टेट बैंक को रेगुलेट करते हुए, जी बिल्कुल, मैं 3-3.5 मिनट की है, अब वो सुन लें। उन्होंने रेसिपी बता दी थी हमें, उन्होंने बड़े सिंपल अल्फाज में कहा था वेस्टर्न इकोनॉमिक मॉडल कभी तरक्की नहीं लाएगा बल्कि तबाही की जिम्मेदारी है। उन्होंने बल्कि यहां तक कहा था कि यानी वर्ल्ड वार 2 और 1 और 2 जो थी वो इसकी बाई प्रोडक्ट थी, और उसके लिए उन्होंने कहा था कि हमें अपना इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा कि जो कि इस्लामी फलाही रियासत के तस्वर पे मबनी हो। उन्होंने तब ये बात कही थी, और हम अभी 70-72 साल गुजरने के बाद भी हम वही वेस्टर्न इकोनॉमिक सिस्टम पे लगे हुए हैं। वैसे तो बाबा कौम को कहते हैं ना कायदे आज़म का पाकिस्तान चाहते हैं, तो कायदे आज़म के पाकिस्तान के लिए जो पहली प्रीज रिक्वेस्ट रखी थी, उन्होंने शर्त रखी, वो यही बताई थी कि यहाँ पर लोगों की फलाह हो, और उनके मुताबिक इस्लामिक प्रिंसिपल्स पे बिल्ड करेंगे तो लोगों की फलाह हो, वेलफेयर स्टेट। और इसमें बड़ी खूबसूरत आपने बात की है, लेकिन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के तमाम जो उसूल, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी के हों, इकोनॉमिक पॉलिसी के हों, हमने उनकी धज्जियां उड़ा दी हैं। हमारा सिर्फ काम ये होता है कि सबसे पहली सड़क जो शहर में बने उसका नाम हम जिन्ना एवेन्यूज रख दें और वहां पे हम प्लॉट बेचें। और कायदे आज़म की तस्वीर, जो कि कायदे आज़म की तस्वीर है भी नहीं, जो नोट पे छापी हुई है, आपको पता है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शक्ल ऐसी नहीं थी, वो फ्रेल थे, कमज़ोर थे, स्मार्ट थे, और उनके बड़े शार्प फीचर थे। तो खैर अल्लाह माफ़ करे, फिर सारे मेरे गले पड़ जाएंगे कि ये क्या बात कर दी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। भाई आपने जो करना है आप करें, आपकी मर्जी, आप खुद चलें। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। मेरे फाजिल मेहमान ने बड़ी खूबसूरत बात की। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दुनिया के हक़ाइक़ को सामने रखते हुए बहुत सारे रहनुमा उसूल दिए थे। अनफॉर्चुनेटली
हमारी कौम, मेरी कौम ने उनकी धज्जियाँ उड़ा दी। हर जगह पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो स्टेट क्राफ्ट और स्टेट्समैनशिप के असूल रखे थे उनको एक कोने पे रखा, अपने ज़ाती मुफादात को मुल्की मुफादात के ऊपर रखा। शकील रामे साहब, बात आपने बड़ी खूबसूरत की, आप बड़ी बेहतरीन बात कर रहे थे। इसी बात पर मैं चाहूँगा और भी मज़ीद आप बात करें। एक लुकमा आपको और भी दे देता हूँ। मसला असल में बुनियादी ये है नाजरीन, मैं आपके सामने मसला भी रखता हूँ। देखिए, बात है ये है कि ये जो कमेटी बिठाई गई है, इन लोगों का जो इंतखाब किया गया है, बड़ी अच्छी बात है कि इन्होंने लोगों का इंतखाब किया, लेकिन मेरे जहन में सवाल यही पैदा होता है, और शकील रामे साहब ने भी उस सवाल का जवाब दिया। मेरे ख्याल शकील साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शकील साहब, सीधा सवाल करता हूँ, शकील रामे की इसके अंदर जगह नहीं बनती। उसकी वजह यह है कि शकील रामे की एज कम है, और दूसरी बात यह है कि इसके बावजूद कि आप देखें वही तजुर्बे और उम्र वाली बात होती है, या कोई और बहुत सारे और मईशतदान हैं जो नौजवान हैं। पिछली दफ़ा इन्होंने जब बनाई थी यही एडवाइजरी काउंसिल, तो इन्होंने नौजवान लोग रखे थे। ठीक है, वो बाहर के लोग थे, पता वता उनको कुछ नहीं था, मैकडोनल्ड बर्गर थे वो, लेकिन वो बेसिकली उनको नहीं पता था, लेकिन आपने रख लिया, बोला ये अमेरिका का है, ये बरतानिया का है, वगैरह वगैरह। क्यों यंग आदमी क्यों नहीं आ सकता? ये हमारे लोगों को क्या प्रॉब्लम है? वाई कैन अ यंग मैन नॉट ड्राइव पाकिस्तान इकोनॉमिक पॉलिसी? देखें, पहली चीज, अगर आपने मुझसे बात की, हमारे इंस्टीट्यूशन के हेड इस काउंसिल का हिस्सा है। हाँ, वो तो हम उनको सब सपोर्ट करते हैं। नहीं, मैं तो फर्जी तौर पे कहा है, नहीं, मैंने फर्जी तौर पर कहा है कि एक आदमी जिसकी उम्र कम हो, कम तो नहीं, अब आप लड़के तो नहीं है, लेकिन फिर भी और भी आप जैसे लोग होंगे, मैं सिर्फ आपका जिक्र नहीं कर रहा, और भी आप जैसे लोग होंगे जो कि रिटायर बंदे नहीं होंगे, वेले बंदे नहीं होंगे। चलेंगे भाईजान। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ जो रिटायर बंदा ना हो, वेला बंदा ना हो, उसके अलावा भी तो लोग हैं ना दुनिया के अंदर। जी, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें नासिर साहब, वो ये है, उम्र से ज्यादा जरूरी ये चीज है कि लोगों का इंडिजिनस नॉलेज हो। जी, एक चीज, यानी कि वो इसको समझते हो, कि वो इस मुल्क को समझते हो। दूसरा, उनके पास कोई विजन, अल्टरनेटिव विजन हो। अगर वही मक्खी पे मक्खी मारनी है, वो चाहे आप यंग ले आए, चाहे आप ओल्ड ले आए, वो बात वही होगी। लेकिन पिवट पॉइंट उसका वेलफेयर होना चाहिए। देखें, हम पिवट पॉइंट उसका वेलफेयर होना चाहिए, जैसे आपने मेरे को कहा। मैं यही बात कह रहा हूँ। आप देखेंगे, अब जो कि हमने एक कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाना है, तो उसकी फंडामेंटल चीज उन्होंने डिफाइन कर दी थी कि इकोनॉमी कैसे हो जाए। हमें ऐसे इकोनॉमिस्ट चाहिए कि जो गवर्नमेंट को बता सकें कि वेलफेयर स्टेट का सही मतलब क्या होता है, कि यानी कि सिर्फ दुनिया में वेस्टर्न सिस्टम नहीं है, दुनिया में और भी अल्टरनेटिव। अब देखें, हम चाइना की सब बात करते हैं, चाइना ने दुनिया में क्या साबित किया कि वो दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी बन गई अपना सिस्टम अडॉप्ट करके। वो अभी तक चीखते हैं ये सारा वेस्टर्न सिस्टम वाले, वो ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, मगर मजबूर है उनके साथ वो ट्रेड करने के लिए, इकोनॉमिक लिंकेजेस के लिए, क्यों उन्होंने डेवलप करके दिखाया है। हमें ये जो इसमें इस वक्त जरूरत है ना, जो एक मॉडल हम बार बार घिसा पिटा हो गया, हर दफा फेल हुआ है, उससे निकलने की जरूरत है। हमें कोई ऐसे इकोनॉमिक मॉडल की जरूरत है कि जो हमारी रिक्वायरमेंट को एड्रेस करता हो, जो मसलन हमारी अगर बात करनी है तो हमारे ईज ऑफ डूइंग का मतलब समझता हूं। मैं एक मिसाल देता हूं, हमारे हर बंदा उठता है, कहता है जी स्टेट ओन एंटरप्राइजेस को कर दो जनाब, प्राइवेटाइज कर दो। मुझे अली नासिर साहब एक चीज का जवाब दे दें, अगर स्टेट एंटरप्राइजेज जो हैं इतनी बुरी हैं, तो प्राइवेट सेक्टर क्यों खरीदना चाहता है? प्राइवेट बिजनेसमैन क्यों अपना पैसा जाया करना चाहता है? एक जानी कि जो चीज सही ही नहीं हो सकती। अब मुझे बता दें, कोई अगर आप बिजनेसमैन बता दें जो 4-5 अरब लगा के चीज खरीद रहा हो, कि वो उसकी चीज डूब जाए, इसका मतलब इसमें पोटेंशियल है, और बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। बात यह है कि उसको अपने रन कैसे करना है। अब चाइना की मिसाल देख लें, उनकी स्टेट ओन एंटरप्राइजेस ने उनका पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, और ये इकोनॉमी में पढ़ी लिखी चीज है। आपको टैक्स रेवेन्यू के अलावा भी दूसरे रेवेन्यू चाहिए होते हैं, क्योंकि टैक्स आपका हमेशा पूरा नहीं करता। आपको यानी कि नॉन टैक्स रेवेन्यू भी चाहिए होता है कि अपनी स्टेट को चलाने के लिए। फिर एक चीज दूसरा, जैसे जैसे प्राइवेट सेक्टर स्ट्रांग होता जाएगा, अभी आप लिस्टन का आगे देख रहे हैं, अमेरिका की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी है, जो जितनी बड़ी बड़ी प्राइवेट सेक्टर स्ट्रांग हो गए हैं, वो टैक्स कितना देते हैं। मलकाल में एक लिस्ट देख रहा था, वो बड़ी बड़ी टेक कंपनियां, वो उनकी इनकम टैक्स 0 था। जो उनका यानी कि उनका जो भी कैंडिडेट था प्रेसिडेंट के लिए लड़ रहा था डेमोक्रेट्स का, वो नहीं इलेक्ट हो, नॉमिनेशन ले सका, उसके फैक्ट्स एंड फिगर वो ट्वीट कर रहा था। तो स्टेट को अब इन चीजों को देखना है कि सिर्फ वो जो एक लगी पीटी बातें हैं ना, जो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उससे निकलें, वो पॉलिसी बनाएं जो आपके हालात के मुताबिक है। दुनिया बात कर रही है जनाब कि हमने कंप्यूटर बनाना है, तो अभी हमारी एग्रीकल्चर पे खड़े हैं हम,
एग्रीकल्चर को बिल्ड करेंगे तो हम कंप्यूटर बनाने के खड़े काबिल होंगे, हमारे पास रेवेन्यू आएगा। हमें अपनी कि मतलब एक बंदा जिसके पास टोटल 10 लाख रुपया, आप उसको क्या आपने जॉब खरीदनी है, BMW खरीदनी है, ठीक है, BMW की अच्छी गाड़ी है, सारा कुछ है, मगर 10 लाख में बेचारा वो कल्टस ही खरीदा, क्या कहते हैं, मेहरान ही खरीद सकता है। आप उसको नाना ने ये ना काम करना, मेहरान को लेके वो अपनी अर्निंग जनरेट करके, अपना कुछ करके, अपनी मोबिलिटी आसान करके, अपना सारा कुछ करके, ही कैन मूव टूवर्ड दैट। वो ये नहीं कहता बस ये रख के बैठ के करना कुछ नहीं। हमें अपने हालात के मुताबिक। बहुत अहम बात आपके साथ हो रही है, एक ब्रेक मुझे लेनी है और आपसे इजाज़त भी लूँगा इस हिसाब से। मैं सिर्फ एक सवाल के साथ इस दफ़ा वाइंड अप करूँगा, क्योंकि आगे आने वाले दिनों के अंदर आपको दोबारा से तकलीफ़ दूँगा मैं, और मैं आपसे पूछूँगा ये कि जब हम अपने ट्यूशन के लिए जब टीचर रखते हैं और हमें ये पता लगे कि ये 4-5 दफ़ा फेल हुआ, तो फिर हम कहते नहीं यार इससे क्यों पढ़वा रहे हैं, तो फेलियर आदमी है, फेलियर से हम अपने बच्चे को पढ़ाएंगे तो ये फेल हो जाएगा। लेकिन मुल्क के लिए जब हम लोगों का इंतखाब करते हैं तो हम ऐसे लोगों का इंतखाब करते हैं जो पक्के मुसलसल सप्ली लेने वाले फेलियर हों, और हम कहते हैं कि हमने अच्छे लोगों को रखा है, काम हो जाएगा। मेरे सवाल का जवाब कौन दे सकता है? प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, वी वेट फॉर योर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।